Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I discuss the topic review of classical thermodynamic. कि क्लासिकल थर्मोडायनेमिक के अंदर इसका क्या मीन्स होगा, फिर हम इसकी लॉ पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक और फोर्थ है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अब हम बात करते हैं कि वाई डू यू नीड टू स्टडी थर्मोडायनेमिक्स। हम जो थर्मोडायनेमिक की स्टडी की ज़रूरत क्यों पेश आई थी। एक्चुअली नॉलेज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज़ रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन एनी डिज़ाइन इन्वॉल्विंग द इंटरचेंज बिटवीन हीट एंड वर्क। यानी कि किसी भी सिस्टम के अंदर अगर हम कोई भी सिस्टम हो सकता है उसके अंदर हम इंटरचेंज कर दें हीट का एंड वर्क का, तो हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक उसके अंदर प्रोसेस हो रहा होता है, या कंजर्वेशन ऑफ मटेरियल, अगर या जो हमारे पास कंजर्वेशन हो रही हो मटेरियल के अंदर, तो वो क्या करता है, प्रोड्यूस हीट करता है। इस तमाम प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक। फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर के अंदर जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक का प्रोसेस हो रहा होता है, एयर कंडीशनर जो घर में यूज़ होते हैं, रेफ्रिजरेटर वगैरह, और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक का जो हमारे पास प्रोसेस है वो हो रहा होता है। इसके बाद हम जो हमारे पास मेन जो हमारे पास आती है वो डिफाइन आती है थर्मोडायनेमिक्स की, क्या होती है। इट इज़ ब्रांच ऑफ फिजिक्स की वो ब्रांच डील विद द रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप को डील करती है बिटवीन हीट वर्क टेम्परेचर एनर्जी। यानी कि फ़िज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम डील करते हैं रिलेशनशिप को के दरमियान, जो हमारे पास रिलेशनशिप के दरमियान हम डील्स करते हैं वर्क टेम्परेचर एनर्जी के दरमियान जो हमारे पास रिलेशनशिप है, उसको हम जो डील करते हैं उसको हम कहते हैं वो थर्मोडायनेमिक्स होती है। इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक है ये कम्बिनेशन होता है टू वर्ड्स का। थर्म मीन्स होता है हीट एंड डायनेमिक्स जो मीन्स होता है वो मोशन अंडर फोर्स। फोर्स की वजह से जो हमारे पास मोशन लग रही होती है उसे हम कहते हैं वो डायनेमिक्स है, डायनेमिक है। बेसिकली इट डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म सच एज अ केमिकल मैकेनिकल एंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहते हैं कि जब हमारे पास हमने हीट ट्रांसफ़र करनी हो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म से तो उसमें जो हमारे पास प्रोसेस हो रहा होता है वो कोई भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, ये हमारे पास कहते हैं ये केमिकल भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है और इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है। यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो हमारे पास हीट है वो कन्वर्ट होती है मैकेनिकल हीट में। ये उसमें बताया हुआ है कि जो हमारे पास एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म से, वो केमिकल भी हो सकती है, मैकेनिकल भी हो सकती है और इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है। फिर उन्होंने कहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ हीट है वो कन्वर्ट होती है मैकेनिकल हीट में। अब हम क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्लासिकल व्यू से हम थर्मोडायनेमिक को कैसे डिफाइन करेंगे। क्लासिकली थर्मोडायनेमिक डिस्क्राइब, जो हमारे पास क्लासिकली थर्मोडायनेमिक क्लासिकल जो हमारे पास व्यू होता है थर्मोडायनेमिक्स का, वो क्या डिस्क्राइब करता है, वो माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर। जो माइक्रोस्कोपिक होता है वो बड़े लेवल पे होता है, जो माइक्रोस्कोपिक होता है वो छोटे लेवल पे होता है। यानी कि माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर क्या है, माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर होता है मेटल के अंदर, रेदर देन द मोशन एंड इंट्रैक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम।
यानी कि कहते हैं कि जो हमारे पास अगर क्लासिकल इसका व्यू लें, कहते हैं कि जो मेटल जो माइक्रोस्कोपी का हमने फ़र्ज़ किया कि मेटल है, उसके अंदर हमारे पास माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर हो रहा है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब है कि उसके लार्ज लार्ज जो हमारे पास बिहेवियर हो रहा है, ये उसके अंदर यानी कि मोशन और जो हमारे पास इंट्रैक्शन होगी एटम के मॉलिक्यूल्स के अंदर, जो उनके अंदर जो बिहेवियर होता है वो माइक्रोस्कोपिक हो रहा होता है। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक डिस्क्राइब क्या करता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अ माइक्रोस्कोपिक लेबोरेटरी स्केल। कहते हैं कि जो हमारे पास क्लासिकल थर्मोडायनेमिक के अंदर हम एनर्जी को डिस्क्राइब करते हैं कि एनर्जी की जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होती है माइक्रोस्कोपिक लेबोरेटरी स्केल पे होती है, और इसके अंदर जो हमारे पास एवरेज मॉलिक्यूल बिहेवियर यानी और उसके एवरेज मॉलिक्यूल बिहेवियर पे एंड द मैप लिंकिंग ऑफ ऑल पार्टिकल असेंबली माइक्रोस्केल। और जो हमारे पास होता है माइक्रो स्टेट पे जो उसके प्रैक्टिकल के जो लिंक वगैरह होते हैं, मैप होते हैं कि कैसे हमारे पास पार्टिकल्स हैं, मोशन हो रही है एटसेट्रा, उसके जो हम उसे यानी कि डिस्क्राइब करते हैं वो किस पे करते हैं, माइक्रो स्टेट के अंदर। कहते हैं कि देयर आर टू पॉइंट्स ऑफ व्यू पॉइंट फ्रॉम विच बिहेवियर। कहते हैं कि जो हमारे पास, मैंने पहले भी बताया कि जो हमारे पास मेटल के अंदर जो बिहेवियर होता है वो दो तरह का होता है, एक एक माइक्रो। जो हमारे पास माइक्रो होता है यानी कि ये समझ लें हमारे पास एक कोई भी हमारे पास सिलेंडर है जो भी है, उसके हम जो हमारे पास बाहर वाला यानी कि बड़ा लेवल उसका टोटल जो माइक्रो होता है वो यानी कि उसको स्टडी करता है अंदर जो होता है उसके अंदर पार्टिकल्स वगैरह के मोशन वगैरह को वो स्टडी करता है मेटल की। माइक्रो लार्ज स्केल पे ये स्टडी करता है ये वाला, और ये वाला जो हमारे पास होता है वो जो हमारे पास स्टडी करता है वो यानी कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसको स्टडी करता है, यानी कि बहुत ही छोटे पार्टिकल की जो स्टडी है वो हम माइक्रोस्कोपिक में करते हैं। पहले हमने माइक्रोस्कोप व्यू पॉइंट से देखना है। द माइक्रोस्कोप अप्रोचेस टू थर्मोडायनेमिक इज कंसर्न विद द ओवरऑल बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। मैंने पहले भी बताया कि ये हमारे पास एक सिस्टम है, ये जो हमारे पास ओवरऑल जो इसका बिहेवियर होता है ना उसको स्टडी करता है। दिस इज कॉल्ड समटाइम कॉल्ड क्लासिकल थर्मोडायनेमिक, यानी कि उसका प्रेशर हो गया, इसका प्रेशर हो गया, सिस्टम का प्रेशर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है एटसेट्रा, यानी कि ओवरऑल बिहेवियर जो सिस्टम है उसके ओवरऑल बिहेवियर को जो हमारे पास स्टडी करता है। ये समझ आ गई। जो माइक्रोस्कोप है यानी कि हमारे पास ये सिस्टम है एक, इसके अंदर जो हमारे पास हमने कहा कि मॉलिक्यूल्स हैं, इसकी कुलियन कैसे हो रही है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जब पार्टिकल की जो हमारे पास इंटरनल अरेंजमेंट क्या होगी वगैरह, ये सारी जो स्टडी होती है वो हमारे पास किस में होती है, माइक्रोस्कोपिक में। यही है कि द माइक्रोस्कोपिक अप्रोच टू थर्मोडायनेमिक इज कंसर्न ऑफ इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, यानी कि जो हमारे पास इसके अंदर जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि ये हमारे पास जो हमने कहा कि एटम है उसके अंदर जो हमारे पास पार्टिकल होते हैं उसके इंटरनल अरेंजमेंट को ड्यू टू कोलिजन ऑफ एनर्जी वेलोसिटी एटसेट्रा मॉलिक्यूल चेंज डेंसिटी, यानी कि इसके अंदर जो भी हमारे पास एटम है ना उसके अंदर ये देखिए हमारे पास एटम है, इसके अंदर जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं उसकी इंटरनल एनर्जी जो हमारे पास वेलोसिटी, जब हमारे पास कोलिजन होती है जो हमारे पास पार्टिकल्स की इधर, उसको ये हमारे पास स्टडी करता है।
इसको हम कहते हैं स्टैटिक थर्मोडायनेमिक्स, इस वाली अप्रोच को। द ऑब्जेक्ट डील विद द एवरेज बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल इंट्रैक्शन, यानी कि जो हमारे पास बिहेवियर जो पार्टिकल्स का होता है, उनके जो हमारे पास इंट्रैक्शन होती है पार्टिकल के दरमियान, उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं। एंड रिलेट्स विच ऑब्जर्व माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ सिस्टम, और जो हमारे पास सिस्टम जो हमारे पास अगर हम ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोपिक, तो वो हमारे पास क्या होगा, बिहेवियर ऑफ द सिस्टम को हम देखते हैं। इसमें यही था कि जो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक क्या होता है और मैक्रो और माइक्रोस्कोपिक में हमारे पास ये पूरे सिस्टम का ओवरऑल सिस्टम का होता है, हमने इसको स्टडी करना होता है। जो माइक्रोस्कोप है, जो हमारे पास सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स की इंट्रैक्शन वगैरह, इसको हम स्टडी करते हैं। समझ आ गई? और इसके अंदर यही था कि ये हमने स्टडी कर लिया। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की क्या होती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज द स्टेट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमें ये पता है कि जो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या होती है कि ना तो हमारे पास हीट का लॉस होता है ना गेन होता है, बल्कि ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो रहा है, उसकी ट्रांसफ़र हो रही होती है एनर्जी। यानी कि इन आ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक वही ट्रांसफ़र एनर्जी, ये कि उसमें ट्रांसफ़र एनर्जी होती है, ट्रांसफ़र हो रही होती है एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी कि सिस्टम एंड सराउंडिंग के दरमियान जो हमारे पास एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है, बट टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन सेम। जो हमारे पास कहते हैं, जो हमारे पास टोटल एनर्जी होगी वो सेम होगी। यानी कि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि जो हमारे पास कहते हैं कि जो एनर्जी का वो ट्रांसफ़र हो रही होती है सिस्टम के अंदर, यानी कि ये हमारे पास सिस्टम है, सिस्टम के अंदर और ये हमारे पास सराउंडिंग में, लेकिन इसका जो हमारे पास टोटल होता है वो हमारे पास सेम होता है। यानी कि जितनी वो हमारे पास क्या हो रहती है, अंदर आ रही होती है, उतनी हमारे पास बाहर जा रही होती है। फ़र्ज़ करें तो ये हो गया हमारे पास। फिर इसकी डिफ़ाइन क्या है, व्हेन हीट Q इज़ एडेड टू द सिस्टम द एनर्जी अपीयर इंक्रीज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग। कहते कि जो हमारे पास कोई भी सिस्टम के अंदर हम जो हीट ऐड करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल यानी कि ये भी हमारे पास हमने बेकर ले लिया, जो भी है वाटर है, इसको अगर हम हीट एडेड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसकी जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स की जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज़ होगी। तो हमारे पास सिस्टम क्या करेगा, प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, कि जो हमारे पास वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग, जो हमारे पास हमने कहा जो काइनेटिक एनर्जी को होती है इंटरनल एनर्जी के, और जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी, हमने कहा कि ये हमारे पास था, ये हमारे पास इनर्शियल स्टेट थी वर्क की। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास हमने कहा था कि ये हमारे पास था कोई भी सिस्टम ले लें, जब इसके अंदर हमने क्या किया कि हीट दी तो उसकी इंटरनल एनर्जी जो हमारे पास आ गई वो हमारे पास क्या आ गई, इंक्रीज़ हो गई। तो हमारे पास सिस्टम है, उसके अंदर जो हमारे पास वर्क डन हो रहा है वो हमारे पास बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग। तो जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आती है वो हमने कहा कि U के बराबर होती है। जो इनर्शियल का जो इंटरनल एनर्जी हमने कहा कि वो हमारे पास U1 है, और जो हमारे पास फाइनल है वो UF है।
इफ सिस्टम इज नॉट वर्किंग, यानी कि अगर हमारे पास सिस्टम है उसके अंदर हाँ वर्क हो ही नहीं रहा, यानी कि W ज़ीरो है, तो U विल इंक्रीज, फिर भी हमारे पास इंटरनल एनर्जी होगी वो इंक्रीज होगी। जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो जो हमारे पास टेम्परेचर भी हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। हमने बात की कि जो हमारे पास सिस्टम है उस पर हम वर्क नहीं कर रहे, तब भी हमारे पास इंटरनल एनर्जी होती है वो इंक्रीज होगी। जब हमारे पास इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर भी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी कि हम सिस्टम के अंदर चेंज नहीं कर रहे इंटरनल एनर्जी। उसके बाद हमने एडिट करते हैं G एंड हीट, देन Q हमारे पास आ जाता है वर्क के, तो Q हमारे पास आता है डेल U प्लस W। तो हमें जो फिर हमने डेल U इधर लेके गए तो डेल U हमारे पास आ जाता है, एक मिनट, डेल U जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये वाला डेल U वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा Q माइनस W के, और वो यही है। अगर हम डेल U इधर रहने दें W को उधर ले जाए तो इधर प्लस था उधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद डेल U हमारे पास क्या हो गया, Q माइनस W। इफ़ यू एडिड हीट एनर्जी इन द सिस्टम, किसी भी सिस्टम के अंदर अगर हम हीट एनर्जी ऐड करें सिस्टम टू वर्क, तब भी हमारे पास सिस्टम है वर्क करेगा। सो द एनर्जी विल रिमूव फ्रॉम द सिस्टम, अगर हम एनर्जी है वो रिमूव कर दे सिस्टम के अंदर, दैट यूज टू डू वर्क, तो जो हमारे पास एनर्जी होगी वो वर्क करने में यूज़ होगी। सो द रिमेनिंग एनर्जी जो बच जाएगी वो क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी इंटरनल एनर्जी को। यानी कि उन्होंने कहा कि इफ़ अगर हम किसी भी सिस्टम के अंदर हम हीट ऐड करें तो सिस्टम वर्क करेगा। कहते हैं कि अगर हम एनर्जी होगी उसको सिस्टम के अंदर वो रिमूव कर दें तो जो हमारे पास दैट यूज टू द वर्क, सो द रिमेनिंग एनर्जी जो हमारे पास एनर्जी बच जाएगी, जो एनर्जी वो सिस्टम को वर्क करने के लिए यूज़ हो जाए, और जो बच जाएगी वो क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी इंटरनल एनर्जी को। एंड इफ़ वर्क डन नॉट बाय द सिस्टम, तो जो हमारे पास वर्क होगा वो बाय द सिस्टम होगा। अगर हम बाय द सिस्टम बात करें तो जो हमारे पास वर्क होता है वो माइनस W में आ जाता है। यही है कि जो हमारे पास इधर वर्क हो रहा है वो बाय द सिस्टम है, तो इधर हमने क्या पुट किया, माइनस W, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो हमारे पास वो Q जो हमारे पास आ जाता माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो Q प्लस W फिर वही आ जाती है। फिर नो इट टेल दैट इफ़ वी वांट टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी, अगर हम इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करवाएं तो उसके दो वे हैं। ऐड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, हमने एनर्जी की फॉर्म लेनी यानी कि हीट की फॉर्म में हमने एनर्जी ऐड करनी है, और वर्क ऑन द सिस्टम। पहले के जो 2 वे होते हैं हम इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करवाने के लिए, पहला क्या है कि हमने हीट की फॉर्म में एनर्जी ऐड करवानी होती है और वर्क ऑन द सिस्टम करना होता है। फिर हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी होगी वो हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं कि ये क्या होता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, इट इज़ बेसिकली अबाउट एनर्जी फ्लो। कहते हैं कि बेसिकली इसमें हमारे पास एनर्जी का फ्लो होता है। व्हेन देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ 2 बॉडीज़, कहते कि जो हमारे पास 2 बॉडीज़ हैं
उनका टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि उनका एक ही टेम्परेचर, उनका कोई टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं है, और देयर इज़ नो हीट फ्लो कर, और ना ही इसमें हीट जो फ्लो करी है। ऑल्सो हीट डज नॉट रिवर्स, जो हमारे पास हीट का रिवर्स नहीं हो रहा होता, और जिसकी वजह से जो हमारे पास फ्लो भी नहीं हो रहा था फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट। स्टेटमेंट क्या है इसके सेकंड लॉ की, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिवाइस अ प्रोसेस विच मे कन्वर्ट हीट exclude from a single riser into the work without leaving any change in the system। कह रहे हैं कि अगर जो हमारे पास सिस्टम के अंदर जो हमारे पास वर्किंग है वो हम चेंज नहीं करते, तो जो हमारे पास कन्वर्ट करना होता है हीट को वो इम्पॉसिबल होता है, प्रोसेस होता है। यानी कि ये हमने ना हीट इंजन लिया है, ये जो हमारे पास होता है T1, ये हमारे पास T2 है। कहते कि जो एनर्जी होती है जो भी हमारे पास हीट होती है T1 से T2 की तरफ आनी होती है, T2 से T1 की तरफ नहीं जाती। यही बात उसमें यही की हुई थी कि पिछली स्लाइड में कि जो हमारे पास लीविंग एनी चेंज इन द वर्किंग, जो हमारे पास वर्किंग सिस्टम के जो हमारे पास T1 टेम्परेचर T1 है, Q1 हीट है, Q2 जो हमारे पास हीट है और T2 है। अब हम स्लाइड से पढ़ते हैं। देयर इज़ हाई टेम्परेचर रिवाइजर whose टेम्परेचर इज़ T1, जो इसका T1 टेम्परेचर भी ये हाई टेम्परेचर है, यानी कि कह रहा है कि जो हमारे पास T1 हाई टेम्परेचर है एंड जो हमारे पास इधर T2 है वो हमारे पास क्या है, लोअर टेम्परेचर। उसने यही कहा कि जो हमारे पास T1 है वो हाई टेम्परेचर है और T2 लो टेम्परेचर है। हमें पता है कि जो हमारे पास हीट है हायर से लोअर की तरफ मूव करनी होती है, लोअर से हायर की तरफ नहीं मूव करती। यही है कि जो हमारे पास फॉर HRT हीट फ्लो Q1 एंड सम पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इनटू वर्क। कहते कि इसके अंदर जो हमारे पास कुछ एनर्जी तो हमारे पास Q1 से Q2 में जा रही है और कुछ जो हमारे पास एनर्जी है वो इसको कन्वर्ट करने में लग जाती है। Q1 माइनस Q2 किसके इक्वल हो जाता है, Q1 के। इफ़ इंजन गोज थ्रू साइक्लिक प्रोसेस आर वर्सेबल देन, ये हमारे पास इसके अंदर साइक्लिक प्रोसेस हो रहा होता है, तो हमारे पास डेल यू हमारे पास आता है 0। कहते अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q डेल यू प्लस डब्ल्यू, Q हमारे पास W आ जाता है, तो हमें पता है कि Q1 माइनस Q2 हमारे पास क्या हो गया, W आ जाता है। तो व्हेन वी कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, अब हम बात करते हैं कि कोई भी हम किसी भी सिस्टम के अंदर उसकी एफिशिएंसी निकालनी हो तो वह 100% नहीं होती। यानी कि अगर हम बात करें कि किसी भी इंजन की है एफिशिएंसी है वो हमारे पास उसकी अगर हम इनपुट 100 दी है, इनपुट हमने 100 दी है तो जो हमारे पास आउटपुट है वो भी 100 आए, ऐसा नहीं होता। कभी भी ऐसा नहीं होता कि उसकी एफिशिएंसी हमने इनपुट 100 दी है तो उसकी एफिशिएंसी 100 आएगी, उसकी 99 पॉइंट यानी कि समथिंग आ सकती है, क्योंकि कुछ एनर्जी उसको कन्वर्ट करने में लग जाती है। कोई भी सिस्टम के अंदर अगर हमने कह रहे कि कैलकुलेट करनी हो एफिशिएंसी तो वो उसका क्या फार्मूला, आउटपुट ओवर इनपुट, W ओवर Q1 हमें पता है, W किसके इक्वल था, Q1 माइनस Q2 के, और अगर ओवर Q1 है Q1 ओवर Q1 माइनस Q2 ओवर Q1, तो ये हमारे पास आ जाती है 1 माइनस Q2 ओवर Q1 एफिशिएंसी। किसी भी इंजन की अगर हम एफिशिएंसी निकालनी हो
तो उसका फार्मूला होता है 1-Q2/Q1। सो देर इज़ नो प्रैक्टिकली इंजन दैट कन्वर्ट 100% ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। मैंने यही कहा कि अगर हम किसी भी सिस्टम की हमने एफिशिएंसी निकालनी हो, इंजन की एफिशिएंसी निकालनी हो, वो अगर हम 100% इनपुट दें तो हमारे पास 100% आउटपुट नहीं आती, कुछ उसके कन्वर्ट करने में लग जाती है। फिर बात करते हैं कि जो हमारे पास पेट्रोल इंजन होते हैं उसकी 25% एफिशिएंसी होती है। थर्ड में यही है कि जो अगर हम जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे उसकी जो डिसऑर्डर होगा यानी कि इंट्रोपी होगी वो ज़ीरो होगी। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो हमारे पास हम बात करें कि हमारे पास एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, उसको हमने एब्सोल्यूट उसका ज़ीरो टेम्परेचर है, तो उसकी जो इंट्रोपी होगी वो हमारे पास ज़ीरो होगी। यानी कि आप परफेक्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, यानी कि किसी भी हमारे पास परफेक्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे उसकी जो क्या होगा, विल हैव ज़ीरो डिसऑर्डरनेस, वो ज़ीरो ऑर्डरनेस शो करेगा, यानी कि उसकी जो इंट्रोपी होगी वो ज़ीरो होगी। However, if there is even the smallest hint of imperfection in the crystalline structure, then there will be also minimum amount of energy। कहते कि हम अगर हम बात करें कि हमारे पास छोटा सा हम कहते कि हिंट ले लें इम्परफेक्शन का, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर हम कहते हैं कि उसकी जो हमारे पास ज़ीरो नहीं होगी इंट्रोपी, यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ इंट्रोपी होगी। तो हमारे पास दिस लॉ गेट आ लिटिल स्ट्रेंथ रो, कहते कि बिकॉज क्योंकि इवन एट ज़ीरो केल्विन देर स्टिल एटॉमिक मूवमेंट हैपनिंग, इट इज़ ऑर्बिट theoretical regardless। This law allows us to understand that as the entropy of the system। यही बात की हुई है कि जब हम किसी भी कहते हैं कि टेम्परेचर के अंदर ज़ीरो केल्विन पे जो हमारे पास इंट्रोपी है वो ज़ीरो क्यों होती है, उन्होंने कहा कि जो हमारे पास एटॉमिक जो हमारे पास मूवमेंट होती है ज़ीरो केल्विन के अंदर, तो ये हमारे पास इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, जब इंट्रोपी अगर हम सिस्टम के अंदर बात करें जो इंट्रोपी होगी अगर उसका हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे ज़ीरो हो जाए तो जो हमारे पास इंट्रोपी होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि कोई भी सिस्टम के अंदर ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर पे उसके अंदर जो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के जो हमारे पास कह सकते हैं मूवमेंट है, उसके अंदर जो हमारे पास इंट्रोपी होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। किस पे? एब्सोल्यूट ज़ीरो पे टेम्परेचर पे, यानी कि ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर के अंदर जो हमारे पास इंट्रोपी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी सिस्टम के अंदर। कहते हैं कि जो हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का है, हमने कहा ना एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे उसकी इंट्रोपी ज़ीरो हो जाएगी, फिर उसका फार्मूला निकाला हुआ है S=K(ln)W। KL1 ये हमारे पास अगर हम 1 पुट करें तो हमारे पास इंट्रोपी हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी। फिर हमारे पास आ जाता है थर्ड लॉ ऑफ, यानी कि कहा है कि जो हमारे पास ज़ीरो केल्विन के अंदर जो भी हमारे पास ये ज़ीरो केल्विन के अंदर हमारे पास उन्होंने कहा कि इंट्रोपी ज़ीरो है। अगर हम जो हमारे पास टेम्परेचर बढ़ा दें यानी कि ज़ीरो केल्विन से क्या कर जाए, इंक्रीज़ कर जाए, इंक्रीज़ हो जाए, तो हमारे पास जो इंट्रोपी है वो भी ज़ीरो से इंक्रीज़ हो जाएगी। ये बताया हुआ है कि जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर ज़ीरो केल्विन पे इसकी इंट्रोपी होती है वो ज़ीरो होती है।
कहते कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें 0 केल्विन से तो सिस्टम के अंदर जो इंट्रोपी होती है फिर इंक्रीज हो जाती है। फिर जो हमारे पास आता है वो आता है ज़ीरोथ लॉ। ज़ीरोथ लॉ क्या होता है? फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास ए है, सिस्टम ये बी है, ये सी है, थर्ड सिस्टम। कहते कि ए जो होता है वो सी के इक्वल हो जाए। जो हमारे पास है ए है वो सी के इक्वल हो जाए, तो हमारे पास जो सी है वो बी के इक्वल हो जाएगा, यानी कि बी भी सी के इक्वल हो जाएगा। मैं आपको ये स्लाइड पढ़ के दिखाती हूँ क्या इसमें लिखा हुआ है। इफ़ अ सिस्टम ऑफ ए एंड बी आर, यानी कि मैंने कहा था ना ये हमारे पास एक सिस्टम है ए, ये बी है। कह रहे हैं कि ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ये थर्मल इक्विलिब्रियम होता है थर्ड सिस्टम के साथ, सी के साथ। ये जो ये एक दूसरे जो हमारे पास ए एंड बी, ये दोनों जो हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम होते हैं थर्ड सिस्टम के साथ। सी देन ए एंड बी, जो हमारे पास देन फिर ए एंड बी आर थर्मल इक्विलिब्रियम विच इज अदर। तो ये हमारे पास ए एंड बी जो हमारे पास होगा वो हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। कहते कि द ज़ीरोथ लॉ अंडरलाइन द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर विद द फंडामेंटल ऑफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। कहते कि ये हमारे पास कंसेप्ट अंडरलाइन, जो कंसेप्ट को अंडरलाइन करता है ज़ीरोथ लॉ, वो टेम्परेचर पे, फंडामेंटल टेम्परेचर पे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को, यानी कि जो हमारे पास ज़ीरोथ लॉ है वो कंसेप्ट जो होता है हमारे पास ऑफ टेम्परेचर विच इज़ फंडामेंटल टू फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, दैट इस्टब्लिश द कंसेप्ट ऑफ, उसने जो हमारे पास ज़ीरोथ लॉ ने कंसेप्ट इस्टब्लिश किया था टेम्परेचर का, शुड हैव अ लोअर नंबर पे, कि लोअर नंबर पे जो हमारे पास टेम्परेचर का कंसेप्ट था वो हमारे पास क्या किया था, इस्टब्लिश किया था। अ स्टेट ऑफ ज़ीरोथ लॉ इन टर्म ऑफ टेम्परेचर इज़, जो हमारे पास ज़ीरोथ लॉ की टर्म ऑफ टेम्परेचर है उसकी क्या स्टेटमेंट है। देयर एग्जिस्ट आ स्केलर क्वांटिटी, टेम्परेचर, हमें पता है कि जो हमारे पास टेम्परेचर होता है वो हमारे पास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, विच इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑल थर्मोडाइनमिक सिस्टम, के जो थर्मोडाइनमिक सिस्टम के अंदर वो खसूसियात इन इक्विलिब्रियम, टू सिस्टम और इक्विलिब्रियम, कि दो सिस्टम के जो हमारे पास उनके दरमियान थर्मल इक्विलिब्रियम हो, इफ़, अगर, एंड ओनली इफ़ द टेम्परेचर एरिया आर इक्वल, अगर उनका जो टेम्परेचर एरिया है वो इक्वल हो तो दो सिस्टम के दरमियान हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। द ज़ीरोथ लॉ केम टू लाइट इन 1930 लॉन्ग आफ्टर, जो हमारे पास ज़ीरोथ लॉ है केम, यानी कि ये हमारे पास स्पीड ऑफ जो हमारे पास लाइट के करीब भी पहुंच चुका है 1930 लॉन्ग आफ्टर द फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हैड बीन प्रपोज्ड, एक्सेप्ट एंड नेम्ड। इसके बाद जो हमारे पास आज का टॉपिक था वो हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स था, कि हमारे पास थर्मोडायनेमिक क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है, फोर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था और इसका हमने इसकी टाइप देखी थी कि जो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक जो मटेरियल के अंदर हमने बिहेवियर देखा था वो दो तरह का होता है, माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। हमने पता जो माइक्रोस्कोपिक होता है वो हाँ जो हमारे पास लार्ज लेवल पे होता है, जो माइक्रोस्कोपिक वो होता है वो स्मॉल लेवल पे होता है। उसके बाद हमने थर्मोडायनेमिक की डिफाइन पढ़ी थी कि जो हमारे पास फिज़िक्स की वो ब्रांच है वो डील करती है रिलेशनशिप के दरमियान, यानी कि हीट, वर्क और टेम्परेचर के दरमियान जो भी हमारे पास रिलेशनशिप है उसको डील करती है।
और उसका हमारे पास क्या था, रिव्यू ऑफ क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स था।